हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे 1000 एमसीक्यू लिटरेचर जो हमारी सीरीज है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इस आपको 1000 जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, ये आपके चाहे आपका ईएमआरएस हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और चाहे जीआईसी, कोई भी एग्जाम हो, सब में इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है, हम इसे कई भाग में कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला भाग होगा, तो इसमें देखिए जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा इसमें पूछ रहा है कि विच पोइम एंड्स आई सेल लव दी वेटर आफ्टर डेथ। कह रहा है कि विच पोइम एंड्स, यानी कौन सी पोइम जो है वो एंड होती है। ये जो लाइन दी गई है, आई सेल व्हाट लव दी वेटर आफ्टर डेथ, तो हमें बताना है इसमें हमारा कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन होगा। पहला जो है हाउ डू आई लव दी, बी ऑप्शन है हमारा ओ टू अ ग्रीसिनर, सी ऑप्शन हमारा इन फेथ आई डू नॉट लव दी विद माइन आई, या फिर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है लेट नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। तो फ्रेंड, हमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड, अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा ए वाला है यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ डू आई लव दी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है तो विच पोइट इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस, यानी हमें बताना है कि कौन सा हीरो जो पोइट है वो नेशनल हीरो ग्रीस में कंसीडर किया जाता है। जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन, सोलेन या फिर सेफो। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें देखिए कौन सा विच पोइट इज कंसिडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस, यानी ग्रीस के अंदर नेशनल हीरो कौन माना जाता है। जॉन की, लॉर्ड बायरन, सोलेन या फिर सेफो। तो फिर अगर फ्रेंड राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो लॉर्ड बायरन है इनको नेशनल हीरो माना जाता है ग्रीस में। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विच काइंड ऑफ पोइम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विद, यानी जो एडवर्ड लियर हैं उनकी कौन सी पोइम से वो एसोसिएटेड हैं। नेचर, एपिक्स, सोनेट्स या फिर ननसेंस। तो हमें बताना है कि जो एडवर्ड लियर हैं वो किस पोइम से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर नेचर है, एपिक्स है, सोनेट्स है या फिर नन्स है। तो फ्रेंड, अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो देखिए जो नन सेंस है इससे वो एसोसिएटेड है एडवर्ड लियर। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि इन कॉलिज पोइम द राइम ऑफ द एसेंट मारिनर वेयर वर द थ्री गैलेंट्स गोइंग, यानी जो तीन गैलेंट्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, जो कहाँ के लिए जा रहे होते हैं। तो वो एक जो बताना हमें कहाँ पर जा रहे होते हैं। आप फ्यूनरल, एक फ्यूनरल में जा रहे होते हैं, आप वेडिंग वेडिंग में जा रहे होते हैं, मार्केट में जा रहे होते हैं या फिर टू द रेसेस में जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन में इसमें राइट ऑप्शन होगा बी वाला, क्योंकि वो एक वेडिंग सेरेमनी में जा रहे होते हैं और जिसमें वो एक जो मार्नर होता है वो उनको रोकता है, और जिसमें से सिर्फ एक ही रुकता है, बाकी तीन जो दो होते हैं चले जाते हैं। उस एक बंदे को जो मार्नर होता है वो अपनी स्टोरी सुनाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो फिफ्थ ऑप्शन है इसमें हमारा बताना है कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो हैरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोइट एज अ वेरी एलो एंड ग्लम, यानी परफेक्ट मैनर्स। इसमें बताया गया है कि जो हैरोल्ड निकोलसन है उन्होंने किस पोइट को डिस्क्राइब्ड किया है वेरी एलो एंड ग्लम, एक परफेक्ट मैनर्स में बताया है। ई कमिंग्स में, या फिर टी एस इलियट को, या फिर जॉन ग्रीन लीफ विटियर को, या फिर वॉल्ट विटमैन को। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें टी एस इलियट को उन्होंने ऐसी बात की है। हैरोल्ड निकोलसन ने ये जो डिस्क्राइब किया है टी एस इलियट के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट इमली डिकिंसन, यानी जो इमली डिकिंसन है उनके बारे में एक क्या चीज़ जो है वो स्ट्रेंज है, रेयर है। तो बताना है सी रेयरली लेफ्ट होम, सी रोड इन अ कोड, सी नेवर अटेम्प्टेड टू पब्लिश हर। तो इसमें राइट अगर ऑप्शन की बात करें 6 नंबर में, तो अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो देखिए इमली डिकिंसन है वो कभी भी यानी अपने घर से बाहर ही नहीं निकली। वो अपने घर में एक
रूम में रहकर ही उन्होंने जो भी लिखा वो अपने घर में ही रहकर लिखा, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि रूपर्ट ब्रूक रोड दिस पोइट्री ड्यूरिंग विच कन्फ्लिक्ट, यानी रूपर्ट ब्रूक जो हैं उन्होंने अपनी पोइट्री को किस कन्फ्लिक्ट में लिखा। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वार, कौन से वार में लिखा, वॉर वार में लिखा, सेकेंड वर्ल्ड वार में लिखा, या कोरियन वार में लिखा, या फर्स्ट वर्ल्ड वार में लिखा। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें सेवंथ में, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाला, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग ही उन्होंने अपनी पोएट्री को लिखा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि विच पोइट लोरियट रोट अबाउट अ चर्च माउस, यानी कौन सा पोइट लोरियट है जिसने चर्च माउस के बारे में लिखा। वेडचैमैन ने, या फिर ह्यूजेस ने, मार्बल ने, या फिर लार्किन ने। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 8 नंबर में, तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा वेडचैमैन। ठीक है, वेडचैमैन जो थे उन्होंने पोएट लोरेट भी थे और उन्होंने आज चर्च माउस के बारे में लिखा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो 9th क्वेश्चन है, इसमें हमारा पूछ रहा है कि विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ इन 1996, यानी कौन सा अमेरिकन राइटर है जिसने यह ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ को 1996 में पब्लिश किया था। रॉबर्ट हास हैं, जेसिका हैगडॉर्न है, माया एंग्लू हैं, या फिर माइकल पामर हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 9 नंबर में, तो जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा माया एंग्लू। ठीक है, तो इन्होंने ही 1996 में अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ को क्या किया था, पब्लिश किया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 6 सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि हु रोट अबाउट द इडलिक आइल्स ऑफ इनिस्फरी, यानी एडलिक आइल्स ऑफ इनिस्फरी ये किसने लिखा हुआ है। डायरन टॉमसन ने लिखा हुआ है, इजरा पाउंड ने लिखा हुआ है, डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा हुआ है, या फिर ई कमिंग्स ने लिखा हुआ है। तो एडलिक आइल्स ऑफ इनिस्फरी अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 10 नंबर में, तो ये डब्ल्यू बी ईट्स की पोइम है। तो डब्ल्यू बी ईट्स ने भी ही लिखा हुआ है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, उसमें पूछ रहा है कि आ पैटर्न ऑफ असेंटेड एंड अनअसेंटेड सिलेबल्स इन लाइंस ऑफ पोइट्री इज कॉल्ड। क्या कह रहा है कि असेंटेड, असेंटेड का मतलब होता है स्ट्रेस। ठीक है, यानी स्ट्रेस, और अनअसेंटेड का मतलब होता है अनस्ट्रेस। असेंटेड यानी स्ट्रेस, और अनस्ट्रेस की जो सिलेबल्स की लाइन होती हैं पोएट्री में, वो क्या कहलाती हैं, राइम स्कीम कहलाती हैं, या फिर मीटर कहलाती हैं, या फिर अलिट्रेशन कहलाती हैं, या फिर तो इसमें 3 ही ऑप्शन है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, तो वो क्या कहलाती हैं, मीटर कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, मीटर कहलाती हैं, यानी असेंटेड और अनअसेंटेड जो सिलेबल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मीटर कहलाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। राइम तो हो ही नहीं सकता, राइम तो लास्ट के वर्ड से बनता है, अलिट्रेशन तो रिपीटिशन होता है किसी वर्ड से। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 12th नंबर का, इसमें पूछ रहा है कि द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स, कह रहा है कि द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड, यानी जो रेपिटेशन होता है सिमिलर एंडिंग साउंड का, तो उसमें देखिए साउंड की बात पूछ रहा है। तो एलिट्रेशन तो रिपीटिशन ऑफ द अल्फाबेट का होता है, यानी किसी भी अल्फाबेट का रिपीटिशन होता है, तो उसकी बात करते हैं। और राइम में क्या होता है, लास्ट में जो राइमिंग एक वर्ड बनता है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड जो साउंड का अगर रिपीटिशन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता, वो कहलाता है ओनोमोटोपी कहलाता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ओनोमोटोपी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, कह रहा है कि अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटी, यानी ह्यूमन क्वालिटीज को अप्लाई करना किसी नॉन ह्यूमन थिंग्स में, वो क्या कहलाता है, पर्सनिफिकेशन कहलाता है, ओनोमोटोपी कहलाता है, या फिर एलिट्रेशन कहलाता है। तो फ्रेंड अगर राइट ऑप्शन की बात करें, तो 2 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि ओनोमोटोपी में तो हम साउंड की बात करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एलिट्रेशन में तो किसी वर्ड यानी जो अल्फाबेट होता है उसकी रिपीटेशन की बात करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बच्चा हमारा एक ऑप्शन पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन में ही क्या होता है, मानवीकरण होता है।
किसी नॉन लिविंग थिंग्स को हम एक ऐसे दर्शाते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बींग्स हो और ह्यूमन बींग की तरह यानी लिविंग बींग की तरह एक्टिविटी कर रही होती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए ही वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ए वाला राइट ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि द रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड्स। कह रहा है कि द रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड, यानी शुरुआत में किसी भी एक बिगिनिंग हो कंसोनेंट साउंड की, वो क्या कहलाता है? राइम कहलाता है, ओनोमेटोपी कहलाता है, या फिर एलिट्रेशन कहलाता है? तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर वो कह रहा है कि बिगिनिंग में, शुरुआत में किसी भी एक लेटर की रिपीटिशन हो तो उसको हम क्या कहलाते हैं? राइम में तो लास्ट में देखिए कोई भी वर्ड मिलता है एक एक जैसा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं। ओनोमेटोपी में तो क्या होता है, किसी साउंड की बात की जा रही होती, कहीं पर कोई भी वर्ड ऐसा हो जिससे किसी साउंड का प्रतीक हो तो उसे हम ओनोमेटोपी बोलते हैं। बाकी अलिट्रेशन में ही ऐसा होता है, बिगिनिंग में जो वर्ड होता है उसके साउंड से, ठीक है, ए हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि अ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स। ठीक है, यानी कंपैरिजन बताना अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग अ वर्ड ऑफ कंपैरिजन सच एज लाइक और एज। क्या कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स, यानी बिल्कुल अपोजिट चीज़ों का क्या कंपैरिजन हो विदाउट यूजिंग, बिना कोई भी वर्ड यूज किए कंपैरिजन का, जैसे कि एज लाइक और एज। यानी आप चाहे एज को भी नहीं यूज करना है, लाइक को भी यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होता है? मेटाफर होता है, सिमिली होता है, या फिर पर्सनिफिकेशन होता है? और भी देखें तो यही तीन हमारे ऑप्शन है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें, तो अगर हम लिमिनेट थ्योरी का इस्तेमाल करें तो इसमें देखिए, तो सिमिली में तो एज और लाइक और सो का प्रयोग होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। पर्सनिफिकेशन में किसी चीज़ का हम कंपेरिजन नहीं करते, ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा एक है मेटाफर, क्या होता है? ये हमारा होता है इम्प्लाइड सिमिली होता है। ठीक है, यानी इम्प्लाइड सिमिली होता है, सिमिली की तरह होता है, लेकिन ये क्या करता है, एज लाइक और एज का प्रयोग नहीं करता है, डायरेक्ट किसी का किसी चीज़ से वैसा बता देता है, तो मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मेटाफर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, इसमें बात कर रहा है कि द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। इसमें कह रहा है कि कंपैरिजन आप करें किसी चीज़ का अनलाइक थिंग्स का, और उसमें कोई वर्ड यूज किया जाए लाइक और एज, यानी ये जो है वर्ड यूज कर दिए जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटाफर कहेंगे, सिमिली कहेंगे, पर्सनिफिकेशन कहेंगे। तो इसमें भी फ्रेंड हमारा तीन ही ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर बता रहा है कि अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन किया जा रहा हो और कौन से एज और लाइक वर्ड को यूज करके। तो मेटाफर में होता ही नहीं, मेटाफर में ये वर्ड नहीं यूज किए जाते हैं, तो ये मेटाफर नहीं हो सकता है। और पर्सनिफिकेशन में किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जाता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बचा सिमली, तो सिमली में ही एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड्स, यानी इसमें कह रहा है कि किसी वर्ड या लेटर को यूज करना किसी साउंड को इमिटेट करने के लिए। तो यहाँ पर एलिट्रेशन दिया गया है, सिमली है, ओनोमेटोपी है। तो फ्रेंड देखिए किसी वर्ड का या लेटर का जब साउंड निकलता है तो एलिट्रेशन से कोई हमारा मतलब नहीं होता है, इसमें तो रिपीटिशन होता है वर्ड का। सिमली में हमारा कंपैरिजन होता है, और जो हमारा बचा सी ऑप्शन ओनोमेटोपी, तो यही हमारा क्या होता है, साउंड की बात करता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, इसमें बात कर रहा है कि अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द फाइव सेंसेस। कह रहा है कि एक डिस्क्रिप्शन होता है जो अपील करता है फाइव सेंसेस में से किसी एक का। तो इमेजरी होता है, पर्सनिफिकेशन होता है, या फिर हमारा मेटाफर होता है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एलिमिनेट थ्योरी की बात करें तो यहाँ पर देखिए पर्सनिफिकेशन में किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हम सेंसेस से नहीं देते हैं, मेटाफर में किसी चीज़ का सेंसेस से कोई भी लेना देना नहीं होता। जो इमेजरी होती है हमारी, ठीक है, इमेज जो हमारी बनती है वो हमारी सेंस से बनती है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए।
तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि अ पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। कह रहा है कि एक स्टोरी ऐसी होती है जो प्लॉट भी उसमें होता है, सेटिंग की भी बात करता है और कैरेक्टर्स की बात करता है। तो उसमें क्या होता है, लिरिक पोइम होता है, फ्री वर्स पोइम होती है, या फिर नैरेटिव पोइम होती है। और भी ऑप्शन तो तीन ही ऑप्शन है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 19 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए लिरिक क्या होती है, इसमें एक पोइम टाइप की होती है, इससे कोई भी मतलब नहीं। फ्री वर्स क्या होता है, फ्री वर्स तो एक अनराइम्ड और मीटर विदाउट मीटर की होती है, जिसमें कोई भी मीटर नहीं होता है और राइम नहीं होती, तो फ्री वर्स वो बात करता है। एक नरेटिव जो स्टोरी होती है उसमें प्लॉट सेटिंग और करेक्टर तीनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि आप पोइम विद नो मीटर और राइम। कह रहा है कि ऐसी पोइम जिसमें ना तो मीटर होता है ना तो राइम होती है। तो फ्रेंड अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी, लिरिक में तो ऐसा नहीं होता है, और नरेटिव में तो एक नरेटिव लॉन्ग पोइम होती है, या फिर कोई भी हो सकता है, एक नोवेल भी हो सकता है, एक ड्रामा भी हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा क्या फ्री वर्स ही ऐसा होता है जिसमें ना तो मीटर होता है ना ही उसमें राइम होती है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि अ पोइम डेट जनरली हैज मीटर एंड राइम। एक ऐसी पोइम जिसमें जनरली तरीके से मीटर भी होता है और राइम भी होती है। तो क्या होता है, लिरिक होता है, या फिर फ्री वर्स होता है, या फिर नरेटिव होती है। पोइम की बात की गई है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए किसकी बात की गई, पोइम की बात की गई है। तो फ्री वर्स में ना तो मीटर होता है ना ही तो राइम होती है, तो ये हो नहीं सकता। नरेटिव में ये तो हमारे एक हमारी वर्स फ्री वर्स में भी हो सकती है और ब्लैंक वर्स में भी हो सकती है, तो ये तो इसकी बात नहीं की गई है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन की बात करें अगर 21 में, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। लिरिक में मीटर भी होता है और राइम भी होती है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसका लिरिक हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 22 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि सिल्विया प्लेथ मैरिड विच इंग्लिश पोइट। यानी जो सिल्विया प्लेथ हैं उन्होंने किस इंग्लिश पोइट से शादी की थी। मैसफील्ड से शादी की थी, कैजुली से शादी की थी, या ह्यूजेस से शादी की थी, या फिर लार्किन से शादी की थी। तो फ्रेंड अगर हम 22 की बात करें, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूजेस हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ह्यूजेस हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा। सिल्विया प्लेथ ने ह्यूजेस से शादी की थी, जो इंग्लिश पोइट थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है कि चार्ल्स सैंडबर्ग प्लैंक्ड व्हाइट फिश कंटेन्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी। यहाँ पर बात कर रहा है कि कार्ल सैंडबर्ग प्लैंक्ड व्हाइट फिश, ये एक इमेजरी है, और किससे ये किस टाइप की इमेजरी ये बताना है। सी सीन्स है इसमें, या फिर रूरल इडल है, या फिर वार, इसमें वार की बात की गई है, या फिर इनोसेंट चाइल्डहुड की बात की गई है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, तो इसमें देखिए वार की बात की गई है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। कार्ल सैंडबर्ग प्लैंक्ड एक वाइट फिश है जो कंटेन करती है एक इमेजरी को। कौन सी इमेजरी है, इसमें वार की इमेजरी है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 का। इसमें पूछ रहा है कि विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट वाज बोर्न इन लॉन्ग आइलैंड इन 1819। यानी इसमें कौन सा एक इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट है जो लॉन्ग आइलैंड यानी 1819 में पैदा हुआ था। तो इमली डिकिंसन है, या फिर पॉल डनवार है, या फिर जॉन ग्रीन लीफ वाइटियर है, या फिर वॉल्ट विटमैन है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 24 में, तो यहाँ पर देखिए जो वॉल्ट विटमैन है यही लॉन्ग आइलैंड में 1819 में पैदा हुए थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 का। इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि इन 1960 द क्लॉसेस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड बाय विच पोइटिस। यहाँ पर बात कर रहा है कि 1960 में द क्लॉसेस नाम की एक पहली बुक आई थी जो पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सी पोइटिस के द्वारा ये पब्लिश हुई थी। एलिजाबेथ बिशप के द्वारा, सिल्विया प्लैथ के द्वारा, मैरिनी मूर के द्वारा, या फिर लॉरा जैक्सन के द्वारा।
तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 25 में, तो ये बुक हमारी है सिल्विया प्लेथ की, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी वाला सिल्विया प्लेथ हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि इन हिज पोइम किपलिंग सेड, यानी जो किपलिंग है अपनी पोइम में कहते हैं, इफ यू कैन नॉट मीट विद ट्रम्प एंड। तो ये जो है कौन सी पोइम में बात की गई है, उन्होंने की है किपलिंग ने, ग्लोरी में बात की है, रूइन में बात की है, डिजास्टर में बात की है, या फिर विक्ट्री में बात की है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 20 में, तो यहाँ पर ये जो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिजास्टर है। डिजास्टर नाम की जो पोइम है इसी में उन्होंने इस लाइन की बात की है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड फॉर एस्थेटिक इफेक्ट इन पोएट्री। कह रहा है कि जो एस्थेटिक इफेक्ट इन पोएट्री में होता है, यानी जो सौंदर्यवाद होता है पोएट्री में डालने के लिए, तो उसमें कौन सी लिटरेरी डिवाइस को यूज नहीं किया गया है, किया जाता है। तो एसोनेंस की बात की, एसोनेंस है, या फिर ओनोमेटोपी है, या फिर हमारा राइम है, या फिर हमारे ग्रामर की बात की गई है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 27 में, तो राइट ऑप्शन की बात की गई है ग्रामर की। ठीक है, तो उसमें कोई भी ग्रामर की ऐसी कोई भी डिवाइस को यूज नहीं किया जाता है कि आप ग्रामर सही है या गलत है। एस्थेटिक इफेक्ट ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, सौंदर्य चीज को दिखाना है वो किसी तरीके से हो, तो उसमें ग्रामर की बात नहीं की गई, बाकी फिगर ऑफ स्पीच की तो बात की जाती है उसमें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है ट्रू और फॉल्स राइटिंग प्रीडेट्स पोएट्री, यानी जो सही या गलत है जो प्रीडेट करता है पोएट्री को, ये क्या है, ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, ये क्या है, ये गलत है, यानी किसी ये जो ट्रू और फॉल्स ये राइटिंग प्रीडेट्स को पोएट्री में प्रीडेट नहीं करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन हमारा बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्बिन सर्बिवाइन यूरोपियन पोइम, यानी सबसे जो सरवाइव यहाँ पर होना चाहिए था फ्रेंड, यहाँ पर सरवाइव होना चाहिए था। कह रहा है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट सरवाइव यूरोपियन पोइम। तो यहाँ पे यानी जो हमारी सबसे ज़्यादा पुरानी अर्लीस्ट जो सरवाइव यूरोपियन पोइम है वो कौन सी है, ह्यूमरिक एपिक है, या फिर गिलगैम्स का एपिक है, या फिर डेल्यूज एपिक है, या फिर हेसियोडिक ऑड है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 29 में, तो जो हमारा होमरिक एपिक है ना, यही हमारा क्या है, अर्लीस्ट सरवाइव पोइम है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइटिक ट्रेडिशन, यानी पोइटिक ट्रेडिशन कौन कौन सा नहीं है, एपिक, कॉमिक, अकल्ट, या फिर ट्रेजिक। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 30 नंबर में, देखिए एपिक क्या है, हमारी ट्रेडिशन पोइट्री है, कॉमिक भी है, ठीक है, ट्रेजिक भी है, लेकिन जो अकल्ट है ना ये हमारा ट्रेडिशन नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ पोएट्रीज मीटर एंड फॉर्म कॉल्ड, यानी जो पोएट्री में जो मीटर और फॉर्म होता है इसको क्या कहा जाता है। प्रोसोडी कहा जाता है, पोटोलॉजी कहा जाता है, या फिर रिमोटोलॉजी कहा जाता है, या फिर स्कैनिसन कहलाता है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 31 में, तो यहाँ पर देखिए जो मीटर, राइम और फॉर्म की जो अगर बात करता है तो वो कौन बात करता है, वो प्रोसोडी करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे जो 32 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि शेक्सपियर कंपोज्ड मच ऑफ हिज प्लेज इन व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, यानी कह रहा है कि जो शेक्सपियर हैं उन्होंने अपने जो मोस्टली प्ले जो हैं वो कंपोज किए हैं कौन से एक वर्ष में, जो एलिटरेटिव वर्स में किए हैं, सोनेट फॉर्म में किए हैं, एम्बिक पेंटामीटर में किए हैं, या फिर डिक्टैली के हेक्सामीटर में किए हैं। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 32 में, तो जो शेक्सपियर ने अपने मोस्टली जो प्ले लिखे हैं, कंपोज किए हैं, वो एम्बिक पेंटामीटर में ही उन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, एम्बिक पेंटामीटर हो जाएगा।
तो फ्रेंड देखिए जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि विच पोइट इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ द वेरिएबल फूड इन पोइट्री, यानी कौन सा पोइट है उसने इस कंसेप्ट को यानी वेरिएबल फूड को पोइट्री में इन्वेंट किया है। विलियम कैरोल्स विलियम्स ने, इमरी डिकिंसन ने, या फिर गेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने यानी जी एम हॉपकिंस जिसे बोलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें 33 में, तो राइट ऑप्शन जो हमारा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा, यानी जीएम हॉपकिन जो है उन्होंने ही वेरिएबल फूड की बात की है। ठीक है, तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, जेरॉर्ड मैनली हॉपकिन। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए जो जीएम हॉपकिन है इनका कभी कभी फुल फॉर्म भी इनके नाम की पूछ दी जाती है। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि हु रोट दिस फेमस लाइन, शेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, थॉट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। ये जो लाइन है किसने लिखी हुई है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, थॉट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इस पोएट ने ये बात लिखी है, टी.एस. इलियट ने लिखी है, लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, चार्लोट ब्रोंट ने लिखी है, या फिर शेक्सपियर ने लिखी है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ये जो लाइन है ये शेक्सपियर के सोनेट की है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट 35 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म द फोक बैलेड डेट, यानी कह रहा है कि फ्रॉम द व्हाट सेंचुरी डज द पोएटिक फॉर्म द फोक बैलेड डेट, यानी जो फोक बैलेड की जो डेट है यानी कौन से सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ था, द 12th सेंचुरी या फिर 14th सेंचुरी या फिर 17th सेंचुरी या फिर 19th सेंचुरी। तो फ्रेंड अगर हम 35 में बात करें तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हमारा 12th सेंचुरी है। 12th सेंचुरी में फोक बैलेट की डेट है, यानी इसमें बहुत ये क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें बहुत सारे बैलेट लिखे गए थे। तो राइट ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाएगा, 12th सेंचुरी हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि फ्रॉम विच ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन दिस फेमस लाइन डिड माई हर्ट लव टिल नाउ, forswear its sight, for I never saw a true beauty until this night। सो तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि जो लाइन है ना ये शेक्सपियर के कौन से फेमस प्ले से ली गई है, डिड माई हार्ट लव इट टिल नाउ, forswear its sight, for I never saw true beauty until this night। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आ मिडसमर नाइट ड्रीम है, हैमलेट है, ओथेलो है, या फिर रोमियो एंड जूलियट है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो ये जो बात है वो हमारी रोमियो एंड जूलियट की है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि व्हाट इज अ पोइम कॉल्ड हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड, यानी कह रहा है कि व्हाट इज अ पोइम कार्ड, यानी पोइम क्या कहलाती है जिसका पहला जो लेटर्स होता है वो ईच लाइन का स्पेल आउट अ वर्ड, वो एक वर्ड को क्या कहलाता है, स्पेल करवाता है। एलिटरेटिव कहलाती है, एपिक कहलाती है, आर्कोस्टिक कहलाती है, या फिर हैकू कहलाती है। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर 37 में, तो वो हमारे एक्रोस्टिक पोइम जो होती है वही हमारी कहलाती है। तो राइट हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि ऑल्ड लैंग साइन इज अ फेमस, क्या है ये फेमस पोइम है, ये किसके द्वारा, ये पोइम है क्या, पोइम है ऑल्ड लैंग साइन। ठीक है, ये पोइम है, ये किस पोइट की पोइम है हमें बताना है। सर वाल्टर स्कॉट की है, विलियम बटलर ईट्स की है, हेनरी लॉन्गफेलो की है, रॉबर्ट बर्न्स की है। तो फ्रेंड अगर हम 38 की बात करें, ये पोइम जो है रॉबर्ट बर्न्स की है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो डी वाला हो जाएगा, यानी रॉबर्ट बर्न्स हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में, हाउ हैज स्टेफन डन बीन डिस्क्राइब्ड इन द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू 20th सेंचुरी पोइट्री, यानी जो स्टेफन डन है वो किस तरीके से डिस्क्राइब की गई ऑक्सफोर्ड कंपेनियन की जो 20th सेंचुरी पोइट्री है उसमें। अ पोइट, अ पोइट ऑफ मिडलनेस, या फिर
एक कैप्चरिंग अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअल मैरूननेस, या फिर वन वन ऑफ द लीडिंग पेरिस पोइट्स, या फिर हैज सम डिस्टिंक्शन एज अ क्रिटिक। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर, जो हमारा 39 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। अब पोइट ऑफ मिडलनेस की बात करता है इसमें, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि द कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप हु इमर्ज व्हेन, यानी जो कैम्ब्रिज स्कूल है वो रेफर्स करता है ये कब इमर्ज हुआ था, 19 सेंचुरी के दशक में, या फिर 1960 के, 1920 के, या फिर 1930 के। तो फ्रेंड अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा, यानी कैम्ब्रिज स्कूल जो रेफर्स हुआ था यानी इमर्ज हुआ था 1960s के दशक में हुआ था, यानी 1960 टू 70 के बीच में हो गया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में इसी के आगे के हम क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय।